Hello students, how are you? Today we will discuss new chapter that is class 11th physics units and measurement. इस चैप्टर में हम लोग धीरे धीरे सबसे पहले तो बेसिक्स जानेंगे, उसके बाद हम लोग जो है अच्छे लेवल्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्चुअली आप लोगों को पता है कि वैसे क्वांटिटीज जिन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, हम उन्हें फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो आपको पता है इमोशंस आप मेजर नहीं कर सकते, है ना, थॉट्स इन्हें भी मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हमारे फिजिक्स में कुछ ऐसे क्वांटिटीज हैं जिन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। आप बताओ क्या मास को मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि आपने 5 kg बोला, इसका मतलब उस मास का मेजरमेंट कितना है? 5 kg। ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग लेंथ की बात करें तो लेंथ भी मेजर कर सकते हैं, है ना, टाइम भी मेजर कर सकते हैं। तो ये सारे क्वांटिटी क्या होते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। तो वैसे क्वांटिटी जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। तो इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो लेंथ है, टाइम है, मास है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी जो है वो रिप्रेजेंट होता है मैग्नीट्यूड और यूनिट के टर्म्स में। अगर मैंने बोला 5 तो आप इससे तो समझ नहीं पा रहे हैं ना कि ये क्या है, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन जैसे मैंने बोला 5 kg, ठीक है, तो kg से आप ये पता कर पा रहे हैं कि ये मास का यूनिट होता है। तो सिमिलरली अगर आपने 5 kg लिखा, m इज इक्वल टू 5 kg। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये क्लियर है कि ये 5 इसका क्या है? मैग्नीट्यूड है, और kg क्या है? यूनिट है। तो मास हम लोग आइडेंटिफाई कर सक रहे हैं इसके यूनिट से। ठीक है। अगर हम लेंथ मान लो कि आपके पास 5 मीटर है, तो 5 मीटर से आप क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं? मीटर किसकी यूनिट होती है? लेंथ की होती है ना। हाँ, तो मीटर की बात करें तो आपने मीटर से आइडेंटिफाई कर लिया कि ये लेंथ। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की भी रिक्वायरमेंट होती है और यूनिट की भी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। सपोज आप मैग्नीट्यूड को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यूनिट को यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? Q इक्वल्स एन यू, वेयर एन इज मैग्नीट्यूड एंड यू इज यूनिट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम एक और बात कर लेते हैं यहाँ पर कि मैग्नीट्यूड और यूनिट में क्या रिलेशन होता है ना, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यूनिट के, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू। और इसी को हम लोग अभी आगे भी देखने वाले हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए एन यू जो होता है वो कांस्टेंट होता है। कैसे कांस्टेंट होता है आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। सपोज मैंने 1 kg लिखा है ना स्टूडेंट्स, 1 kg इक्वल्स कितना होता है? 1000 ग्राम होता है ना। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो? सपोज ये 1 को मैंने n1 मान लिया, है ना, और kg क्या है? u1। सिमिलरली 1000 क्या है? n2, और ग्राम क्या है यहाँ पे? u2, सेकेंड यूनिट है। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या देख रहे हैं? n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। तो ये वैल्यू जो होता है nu क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट होता है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सपोज कि आप ये इस तरीके से लिख लीजिए, 1 किलोमीटर इक्वल्स कितने होते हैं? 1000 मीटर, है ना। तो क्या 1 किलोमीटर बोले आप या 1000 मीटर बोले, बात तो एक ही है, और ये दोनों वैल्यू सेम है, कांस्टेंट है ना। तो सिमिलरली आप ये क्या बोल सकते हैं? एन यू इज इक्वल टू कांस्टेंट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए। और यहीं से मैं आपको बता दूं, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू। यूनिट अगर बड़ी होगी तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? कम, और अगर यूनिट छोटी होगी तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? बड़ा होगा। इस तरीके से आप यहाँ पर भी एनालाइज कर सकते हैं। देखिए केजी जो है मास की लार्जर यूनिट है, लेकिन इसके साथ जो मैग्नीट्यूड है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो क्या है? स्मॉलर है। सिमिलरली ग्राम अगर हम बात करें तो मास की छोटी यूनिट है, लेकिन इसके आगे का आप मैग्नीट्यूड देख लीजिए कितना है? लार्जर वैल्यू है। तो इसलिए हमने आपको क्या बताया कि एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू। मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट, है ना। अगर आप इसके ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये क्या है? u और ये n है। तो ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का किस तरीके से प्लॉट होगा? इस तरीके से। क्या आप लोगों को समझ में आया? क्या बताया मैंने? फिजिकल क्वांटिटी। वैसे क्वांटिटी जिनको आप क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, उन्हें हम लोग बोलेंगे फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये सारे कैसे क्वांटिटी होते हैं? फिजिकल क्वांटिटी, है ना। फिर आपको क्या बताया मैंने? अगर हम बात करें फिजिकल क्वांटिटी की और इसके रिप्रेजेंटेशन की, तो फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। यूनिट और मैग्नीट्यूड के टर्म में इसे क्या कर सकते हैं? हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
आया समझ में? Q इक्वल्स NU एंड NU इज इक्वल टू व्हाट? कांस्टेंट फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी। चलिए, तो ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई। अगर हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो इसके टाइप्स कितने होते हैं, है ना? तो फिजिकल क्वांटिटी के जनरली दो टाइप्स होते हैं। एक को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, फंडामेंटल क्वांटिटी। और सेकंड कौन सा क्वांटिटी है? डिराइव्ड क्वांटिटी। अब इनके बारे में आप थोड़ा इंफॉर्मेशन ले लीजिए। फंडामेंटल क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी होते हैं जो दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं किसी भी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे। जबकि डिराइव्ड क्वांटिटी कैसे क्वांटिटी होते हैं? जो डिपेंड करते हैं अदर फिजिकल क्वांटिटीज पे। कहने का मतलब ये डिराइव्ड क्वांटिटी जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में ही एक्सप्रेस किए जाते हैं, है ना? तो फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहेंगे आप? इंडिपेंडेंट ऑन अदर क्वांटिटीज। The quantities that are independent on other quantities are known as fundamental quantities। ठीक है स्टूडेंट्स? और derived quantities क्या होते हैं? ये डिपेंडेंट होते हैं अदर क्वांटिटीज पे, उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए। डिपेंडेंट ऑन अदर क्वांटिटीज। तो डिराइव्ड क्वांटिटी को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं किन के टर्म में? तो फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो देखिए, अभी बहुत सारे आपको बताऊंगा मैं। एक्चुअली जनरली मास है, लेंथ है, टाइम है, ये सारे कैसे क्वांटिटी हैं? तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, क्योंकि इन्हें एक्सप्रेस करने के लिए दूसरे क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जबकि अगर हम बात करें डिराइव्ड क्वांटिटी की, तो डिराइव्ड क्वांटिटी सपोज आपने लिखा फोर्स, है ना? फोर्स इक्वल्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, F इक्वल्स ma। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि फोर्स मास पर भी डिपेंड कर रहा है और एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड कर रहा है। तो फोर्स कैसा क्वांटिटी हो गया? डिराइव्ड क्वांटिटी हुआ। क्या बात समझ में आया? इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो आपने फिजिकल क्वांटिटी के भी टाइप्स देखे। एक क्या बताया मैंने? फंडामेंटल क्वांटिटी। सेकंड क्या बताया मैंने? तो डिराइव्ड क्वांटिटी होते हैं, है ना? अब फंडामेंटल क्वांटिटी कितने होते हैं अगर हम बात करें तो टोटल हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं। इन लिस्ट के अलावा आप जितने भी क्वांटिटी फिलहाल देखेंगे वो कैसे क्वांटिटी होंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी होंगे। कौन कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी होता है? मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना? तो टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी कितने हुए हमारे पास? 7। मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं। अब इन लिस्ट के अलावा जितने भी जैसे फोर्स है, वर्क है, ये सारे क्वांटिटी आप क्या कहेंगे? ड्राइव्ड क्वांटिटी कहेंगे। तो इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के आपको क्या याद रखना है? यूनिट्स भी याद रखने हैं, ऐसा यूनिट, ठीक है? तो मास का ऐसा यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स? किलोग्राम, ठीक है, जिसे आप लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? केजी से। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होगा? सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होगा? एम्पियर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होगा? केल्विन, जिसे आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। तो ये सारे आपके कैसे क्वांटिटी हो गए? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज जानने के बाद अब हम लोग जो है एक अच्छे टॉपिक पर आ रहे हैं, वो है डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के बाद हम लोग एक अच्छे टॉपिक पे आ रहे हैं जो जिनके क्वेश्चंस जो है आपको नीट में, जेई में और अदर एंट्रेंस एग्जाम्स में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स? तो डायमेंशन की बात करते हैं। एक्चुअली डायमेंशन का मतलब होता क्या है? पावर या एक्सपोनेंट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज, है ना, को रिप्रेजेंट करने के लिए बेस क्वांटिटी के टर्म में जो उन पे पावर या एक्सपोनेंट होगा उनको क्या बोलेंगे हम लोग? डायमेंशन बोलेंगे। तो डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर और द एक्सपोनेंट्स टू विच द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। बेस क्वांटिटीज का मतलब ही फंडामेंटल क्वांटिटी ही होता है, ठीक है? या तो आप फंडामेंटल क्वांटिटी बोलिए या बेस क्वांटिटी बोलिए। अब आते हैं किस पर हम लोग? डायमेंशनल फॉर्मूला पे। तो आपको अभी मैंने बताया किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बेस क्वांटिटीज के टर्म में रिप्रेजेंट करना है और उस पे जो पावर्स होंगे, है ना, या एक्सपोनेंट, उसी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला। तो द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ इन विच ऑफ द बेस क्वांटिटीज रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज डायमेंशनल फॉर्मूला। अब हमें डायमेंशनल फॉर्मूला ही कैलकुलेट करना है। जो ज्यादा अच्छा क्वेश्चंस बनते हैं वो डायमेंशनल फॉर्मूला से ही होते हैं। आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है ये, है ना, बस कैलकुलेट करना आना चाहिए। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, उसके बाद इजीली आप डायमेंशनल फॉर्मूला क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आप ये याद रखिए, डायमेंशनल फॉर्मूला को हम लोग हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में
कौन से ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में आप लिखते हैं। चलिए अब कुछ बात बता दूं मैं, सपोज मास है ना, ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी, तो मास के लिए आप क्या यूज करने वाले हैं, कैपिटल एम यूज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। लेंथ के लिए क्या यूज करने वाले हैं आप, कैपिटल एल यूज करेंगे। टाइम के लिए क्या यूज करेंगे आप, कैपिटल टी। अगर टेम्परेचर है तो कैपिटल के यूज करेंगे, और अगर करंट है तो आप क्या यूज करेंगे, कैपिटल ए। तो मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में ही हम डायमेंशनल फॉर्मूला क्या करते हैं, लिखते हैं, है ना। चलिए अब सपोज कि कैलकुलेट करना है डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ फिजिकल क्वांटिटी, सपोज एरिया पर आते हैं, है ना। तो आप लोगों को पता है कि एरिया का फॉर्मूला जो जनरल फॉर्मूला वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना। तो लेंथ इंटू ब्रेथ तो है, अब डायमेंशनल फॉर्मूला हमें किसका चाहिए, एरिया का। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख दीजिए, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब आपको डायमेंशनल फॉर्मूला एरिया का चाहिए, तो आप क्या करिए, डायमेंशन लिख दीजिए लेंथ का, डायमेंशन ऑफ एल, ठीक है, इंटू डायमेंशन ऑफ ब्रेथ। तो लेंथ के लिए अभी आपको मैंने क्या बताया, एल, और ब्रेथ भी एक तरह का क्या होता है, वो लेंथ ही होता है ना। तो क्या हुआ, एल। अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कुछ बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है ना, क्या आपको पता है मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है कि अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड, मल्टीप्लीकेशन में। तो आप यहाँ देख रहे हैं एल है, एल है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो पावर कितना है, 1, यहाँ पर भी कितना है, पावर 1। तो बेस सेम है तो आप पावर क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा ये एल स्क्वायर। अब यही है डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, एरिया का। अच्छा आप इसे एक और टर्म में लिख सकते हैं, एम के टर्म में भी लिख सकते हैं और टी के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हालांकि वो यहाँ पर है नहीं तो उनके डायमेंशंस कितने होंगे, पावर कितने होंगे, 0। तो एम 0, एल स्क्वायर, ठीक है, और टी 0। तो ये भी सही है और ये भी सही। कुछ एमसीक्यूज में आपको इस टर्म में भी किसी फिजिकल क्वांटिटीज के मिलेंगे, है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो आपको नहीं मिल रहा है आप उसको पावर 0 के टर्म में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो सबसे पहले एरिया का लिखा आपने, ठीक है, नोट भी करते जाना आप लोग साथ साथ। तो एरिया का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, तो एरिया का फॉर्मूला लिख दीजिए आप, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ का डायमेंशन एल होगा, ब्रेथ का डायमेंशन भी एल होगा, तो एल इंटू एल, एल स्क्वायर हो गया। आया स्टूडेंट्स समझ में। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया एल स्क्वायर। सपोज आपको वॉल्यूम का चाहिए, है ना, सेकेंड क्वांटिटी जो मैं बोल रहा हूँ वो वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए। तो वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दीजिए, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, डन। अब आप क्या करेंगे, लेंथ का डायमेंशन लिखेंगे, क्या होगा, एल, ब्रेथ भी लेंथ है तो ये क्या होगा, एल, और हाइट भी क्या एक तरह से लेंथ मेजर करता है तो ये एल। अब आप बताओ मुझे क्या होने वाला है, पावर 1 है, पावर 1 है, पावर 1 है, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, एल क्यूब। तो डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम भी आपने कैलकुलेट कर लिया, कितना होगा, एल क्यूब। आपको मैंने बताया आप एम और टी के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एम यहाँ नहीं है, एम की पावर 0, एल क्यूब और टी की पावर 0। ये क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला वॉल्यूम का। चलिए नेक्स्ट सपोज कि अगर आपको कैलकुलेट करना है डेंसिटी का, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो आप इसको क्या करेंगे, डेंसिटी इक्वल्स मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। आप ये फॉर्मूला लिख दीजिए। अब क्या बताया मैंने, मास का डायमेंशन क्या लिखना है आपको, एम, कैपिटल एम लिख देंगे। वॉल्यूम का कितना होता है, एल क्यूब होता है, अभी आपने कैलकुलेट किया है, आप क्या लिख देंगे, एल क्यूब। तो बताओ मुझे क्या हो जाएगा। अच्छा ये चीज़ मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि जिनके मैथमेटिक्स थोड़े वीक हैं उन्हें कन्फ्यूजन होता है, बाकी बच्चों को तो समझ में इजीली आ जाता है। तो थोड़ा स्टेप बढ़ा दे रहा हूँ, मास है तो एम रहने दो आप, ठीक है। यहाँ देखो एल क्यूब जो है वो डिनोमिनेटर में है, जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ। अब ये न्यूमरेटर में जाएंगे तो पावर या एक्सपोनेंट के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। मतलब प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस। तो ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा बताइए, न्यूमरेटर में एम एल माइनस 3। अब आप एक साथ कंबाइन करिए, एम एल माइनस 3, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया किसका, तो डेंसिटी का। तो आप देख रहे हैं ना, बहुत ईजी है डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना। बस आपको क्या याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला भी और भी कैलकुलेट करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के, ठीक है स्टूडेंट्स।
आई। अगर हम बात कर देते हैं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब आप बताओ डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या लिखेंगे? लेंथ, क्योंकि एक तरह से लेंथ ही मेजर कर रहा है, एल। टाइम के लिए मैंने क्या बताया था यूज करने? कैपिटल टी। अब जिन बच्चों को कंफ्यूजन होता है उनका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। एल है, न्यूमरेटर में लिख दीजिए। टी पावर कितना है? 1 है, ये न्यूमरेटर में जाएगा, कितना हो जाएगा? -1। तो आप ऊपर ले जाकर पहले लिख दीजिए एल टी -1। अब आप सही से लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा? एल टी -1। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ किसका? तो वेलोसिटी का, एल टी -1। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, आप अगर यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर मास नहीं है तो आप लिख सकते हो m0 एल टी -1। तो ये भी सही, ये भी सही है ना। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला देखा आपने। स्पीड का भी डायमेंशन सेम होगा, क्योंकि वो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, एल अपॉन टी। तो एल टी -1 ही होना है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, है ना। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप ए इज इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा वी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी हो या वेलोसिटी, डायमेंशन क्या होगा? सेम। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना बताया आपने? एल टी -1। तो लिख देंगे आप एल टी -1 और डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम का डायमेंशन क्या होगा? टी। तो बताइए क्या हो जाएगा? एल टी -1। जिनको कन्फ्यूजन है उनके लिए मैं स्टेप्स बढ़ा दे रहा हूँ, अदरवाइज यहाँ से पता चल रहा है टी -1 और -1 कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा ना। तो पहले आप स्टेप्स ही इंक्रीज कर लो। टी ऊपर जाकर कितना हो जाएगा? -1। अब आप देखो एल वाला कोई टर्म नहीं है, सिंगल है एल। टी वाला कहाँ है? -1 यहाँ है, -1 यहाँ है, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? -2। तो एल टी -2। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आया? एल टी -2। इस तरीके से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। तो स्पीड या वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी -1, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी -2। क्लियर है? नोट कर रहे हैं आप लोग? चलिए जब एक्सेलरेशन तक पहुंच गए हैं, अच्छा एक और बात बता दूं आपको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल जी। इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला आपका कितना होने वाला है? एल टी -2, है ना। क्योंकि ये भी खुद क्या है? एक्सेलरेशन है। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन की भी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर कहीं पर आ जाए किसी फॉर्मूले में, तो इनके भी एक्सेलरेशन के इक्वल ही लेना है डायमेंशनल फॉर्मूला, जो कि कितना है? एल टी -2। चलिए अब आते हैं यहाँ पर फोर्स के बारे में। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए हमें। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? आप बताओ मुझे। मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब आप बताओ मास का डायमेंशन कैपिटल एम, एक्सेलरेशन का एल टी -2, एल टी -2 अभी आपने कैलकुलेट किया था, देखिए एल टी -2। हालांकि आप यहाँ पर भी एक स्टेप इंक्रीज कर सकते हैं, अगर याद नहीं हो तो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला रिप्लेस कर दीजिए वेलोसिटी बाई टाइम से, फिर वी की आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए, फिर टी की, फिर ओ वही आ जाएगा। तो बताइए फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी -2। देख रहे हैं आप कितना इजी है? बस फॉर्मूला याद रहने चाहिए और आपको सिंबल्स फिजिकल क्वांटिटीज के, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आया बच्चों? एम एल टी -2। चलिए अब हम बात कर लेते हैं वर्क की। तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए। तो क्या होगा वर्क का फॉर्मूला? जिन्हें नहीं पता उनके लिए मैं पूरा ही फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला भी आपने क्या कैलकुलेट किया है? एम एल टी -2 कैलकुलेट किया है, एम एल टी -2। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पुट कर दीजिए एम एल टी -2। डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा बच्चों? तो ये एल होगा। अब यहाँ पर क्या है चेक कर लीजिए, एम कहाँ पर है? एम सिंगल प्लेस पर है, तो एम को एम नोट कर दीजिए। एल देखो आपको दो जगह मिल रहा है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो बेस से में तो पावर क्या कर देना है? ऐड कर देना है। 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 ml स्क्वायर और t -2। तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको कैलकुलेट हो गया कितना? तो ml स्क्वायर t -2। ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब अगर हम बात करें अब नेक्स्ट, सपोज कि काइनेटिक एनर्जी का चाहिए हमें, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर।
एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे, कांस्टेंट नंबर जो होते हैं वो डायमेंशनलेस होते हैं, तो उनका कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक है। अगर 1/2 आ जाए, 3/5 आ जाए, कोई भी वैल्यू आ जाए, वहां पर आप कुछ नहीं लिखेंगे। तो 1/2 है, इन्हें आप इग्नोर कर दीजिए। मास है तो मास का क्या होगा, कैपिटल एम। वेलोसिटी का क्या होता है बताइए, LT-1। और ध्यान रहे यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब सिंपल सी मैथमेटिक्स ही फॉलो करनी है आपको, m को m लिख दिया। अब यहाँ पर देखो L1 है तो 1 × 2 कितना होगा, L²। t की पावर -1 × 2 कितना होगा, -2 mL² t-2। क्या बात समझ में आया। तो ये किसका डायमेंशन हो गया, काइनेटिक एनर्जी का। हालांकि आपने एक चीज नोटिस किया, वर्क का डायमेंशनल फार्मूला mL² t-2 है, और काइनेटिक एनर्जी का भी डायमेंशनल फार्मूला कितना है, mL² t-2। एक और बता देता हूं मैं, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी को यूजली नोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, mgh, ठीक है। तो अब आप बताइए, m का मतलब यहाँ पे फिलहाल मास होता है, जिन्हें नहीं पता वो नोट कर लो। m का मतलब मास, g का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h का मतलब हाइट। तो चलिए पुट करते हैं, मास के लिए कैपिटल M, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो LT-2 होगा, और हाइट क्या है, l। अब आप फिर से देख लीजिए, m को m लिख दिया, l यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1 है, 1 + 1 2, तो mL², और t-2 कितना आ गया, t-2। तो पोटेंशियल एनर्जी का भी डायमेंशनल फार्मूला क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो अभी देख रहे हैं आप कि फिजिकल क्वांटिटीज डिफरेंट हैं लेकिन डायमेंशनल फार्मूला सेम आ रहे हैं, इन पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये आप नोट कर लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला कितना होगा, mL² t-2। वर्क का डायमेंशनल फार्मूला कितना होगा, mL² t-2। और काइनेटिक एनर्जी का भी डायमेंशनल फार्मूला कितना होगा, mL² t-2। क्या बात समझ में आया बच्चों। चलिए एक और बात कर लेते हैं, टॉर्क। टॉर्क, तो टॉर्क का फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो क्या लिखेंगे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलिए तो बच्चों, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आया था, mL/t-2। अगर नहीं भी आता है, आपको याद नहीं है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं फोर्स का भी, मैंने बताया, मास इंटू एक्सेलरेशन। आप यहाँ पर भी पुट कर दीजिए, मास इंटू एक्सेलरेशन। नहीं याद है तो मास का m, एक्सेलरेशन का LT-2, तो mL/t-2 है ना। तो फोर्स का mL/t-2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये होगा। और यहाँ पर भी देख लो आप, mL² t-2 आया है ना। तो टॉर्क का भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया, mL² t-2। अब यहाँ पर आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोट करनी है, जो नीट में या जेई में या फिर एमसीक्यू के क्वेश्चंस में आते हैं, वो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। चलिए तो नोट करके आप ये मेंशन कर लीजिए। अभी तो आपको कुछ ग्रुप्स मिले हैं, कौन सा, पहला वर्क एनर्जी। एनर्जी में वो काइनेटिक एनर्जी भी हो सकता है स्टूडेंट्स, या पोटेंशियल एनर्जी, कोई सा भी एनर्जी, सबके डायमेंशन सेम होंगे। वर्क एनर्जी एंड टॉर्क हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। कितना आया, दैट इज mL² t-2। तो क्वांटिटीज डिफरेंट हैं लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। तो इससे आपने क्या सीखा, डायमेंशनल फॉर्मूला इज नॉट यूनिक, ये यूनिक नहीं होते हैं। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज में हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या बात समझ में आया स्टूडेंट्स। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज में हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला इज नॉट यूनिक। क्या नोट हो गया, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आए हुए ग्रुप्स में आते हैं, है ना, कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम डायमेंशन। चलिए ये तो आपने नोट कर लिया, नोट नहीं किया तो नोट कर लो आप, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे और भी टॉपिक्स जो हैं फिजिकल क्वांटिटीज जितने भी हैं उनको भी हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसकी, प्रेशर की। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ आप। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। चलिए तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला याद है तो बताओ,
कितना होगा एम एल टी माइनस टू। एरिया का कितना होगा एल स्क्वायर, नहीं याद है तो एल इंटू बी करिए, एल इंटू एल कितना हो जाएगा तो एल स्क्वायर हो जाएगा। आप लिख दीजिए एम एल स्क्वायर। अब फिर से जिन बच्चों को कन्फ्यूजन होता है पावर्स के सॉल्व करने में अभी तक, वो कुछ नहीं करें, एल स्क्वायर न्यूमरेटर में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, पावर का साइन चेंज कर दीजिए आप, एल की पावर माइनस टू। अब फिर से सॉल्व करिए, एम एल देखिए 1 और 2, 1 माइनस टू कितना हो जाएगा -1, तो एम एल -1 और टी माइनस टू। क्या बात समझ में आया? तो देख रहे हैं आप प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला कितना आ गया, एम एल -1 टी माइनस टू। चलिए इसी तरीके से एक और फिजिकल क्वांटिटी है स्ट्रेस। स्ट्रेस का भी फॉर्मूला मैं फिलहाल आपको ये बता दूं, लोड अपॉन एरिया होता है, ठीक है, लोड अपॉन एरिया। और लोड एक तरह से क्या होता है, वेट होता है या फोर्स, तो फोर्स अपॉन एरिया भी आप याद रख सकते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। हम लोग प्रेशर स्ट्रेस के बीच में जो है डिफरेंस पता करेंगे, वो जब आगे के क्लासेस होंगे, जब ये आपके टॉपिक चलेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, वहाँ पर इन टॉपिक्स को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे ज़्यादा, ठीक है। तो फिलहाल देख लीजिए आप, फोर्स है तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला एम एल टी माइनस टू, एरिया का डायमेंशनल फार्मूला बच्चों एल स्क्वायर, बता दीजिए एल 2 है, ऊपर जाकर -2 होगा, -2 और +1 -1, तो एम एल -1 और टी -2। यहाँ से भी आपने देखा दो फिजिकल क्वांटिटी जिनके डायमेंशनल फार्मूला सेम आ रहे हैं, किसका किसका, प्रेशर का और स्ट्रेस का। नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। चलिए अब एक और बता दूं पहले, स्ट्रेन। देखिए स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ, लेंथ ही होगा, आप क्या लिख देंगे एल, ओरिजिनल लेंथ भी एल ही होगा, क्या लिख देंगे एल। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 और 1 है ना, 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, तो एल का डायमेंशन यहाँ पर कितना आया 0। आप इसे लिख सकते हैं एम एल टी की टर्म में, एम 0 एल 0 टी 0। यहाँ पर देखिए एम भी 0 है, एल भी 0 है, टी 0 है। ऐसे क्वांटिटी को हम लोग बोल देंगे डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो स्ट्रेन कैसा क्वांटिटी मिला, डायमेंशन लेस, क्योंकि सब पे पावर कितने स्टूडेंट 0 है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशन लेस। अच्छा इसमें एक और बात बता दूं, देखिए अभी आप स्ट्रेस के बारे में, स्ट्रेन के बारे में सारा जो है वो न्यू चैप्टर्स में पढ़ेंगे अच्छे से। फिलहाल अभी आपको मैं इस चीज़ से इंफॉर्मेटिव कर रहा हूँ कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, है ना। स्ट्रेन चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, हो सकता है किसी किसी बुक में चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन लिखा हो, उससे भी आपको वरीड नहीं होना है, क्योंकि डायमेंशन लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है ना। यहाँ पर जो आपने लेंथ लिखा है चेंज इन ब्रेथ बाय ओरिजिनल ब्रेथ कर देंगे आप, चेंज इन हाइट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल हाइट कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आप किसी भी एक फॉर्मूले का यूज करके बनाइए। दूसरी बात, ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, अगर लेंथ का ऐसे यूनिट की बात करें तो क्या होता है मीटर, और नीचे भी लेंथ है तो मीटर, मीटर अपॉन मीटर वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या होगा यूनिट लेस। तो स्ट्रेन हमारा दोनों होता है, यूनिट लेस क्वांटिटी, कैसा क्वांटिटी, यूनिट लेस और डायमेंशन लेस। क्या बात समझ में आया? चलिए तो m0 l0 t0 जहां पर ये मिल जाए आपको तो समझ जाएंगे आप यहाँ पे फिलहाल कैसा क्वांटिटी है, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी। चलिए एक और टर्म बता रहा हूँ फिलहाल आपको, यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस एक्चुअली मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, तो ये जो आपने कैलकुलेट किया है एम एल -1 टी -2 देख लीजिए, है ना, इसी को वहां पर आप पुट करने वाले हैं, क्या हो जाएगा एम एल -1 टी -2। स्ट्रेन अभी आपको मैंने बताया डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो क्या हो जाएगा m0 l0 और t0, तो कितने आ गए एम एल -1 टी -2। क्लियर है? चलिए अब आपके पास फिर से एक अच्छा नोट बनता है, क्या ये सारी जो मैं नोट्स लिख रहा हूँ वही क्वेश्चंस हैं नीट में जेईई में, है ना, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं ऑलरेडी और आ भी सकते हैं। क्या देखा आपने, प्रेशर, सेकंड क्या देखा स्ट्रेस, उसके बाद क्या देखा यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस। ये सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं
जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है ना प्रेस स्ट्रेस क्या है, यंग्स मॉडुलस क्या है, इन सबको हम लोग न्यू वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ेंगे, है ना, कि क्या होता है। अभी आपको डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करना है, पर्पस यही है, और उनके लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो प्रेशर, स्ट्रेस एंड यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला, सेम डायमेंशनल फार्मूला। इन सब के डायमेंशनल फार्मूला क्या होंगे, सेम, दैट इज कितना आया बच्चों, ml-1 t-2, ml-1 t-2। तो प्रेशर, स्ट्रेस, यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिन्हें बोल रहे हैं हम, इन सब का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। तो आपको दो ग्रुप मिले ना, पहला वर्क, एनर्जी, टॉर्क हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला। सेकेंड ग्रुप में आपको मैंने जो सिमिलर है डायमेंशन उनको बताया, कौन कौन सा, प्रेशर हो गए, स्ट्रेस हो गए, यंग्स मॉडुलस हो गए, इनका भी डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, सेम होता है।